अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुबार खातिर के चौथे ख़त के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये गुबार खातिर सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। चौथे ख़त का दूसरा हिस्सा, आज हम इसकी क़िराअत और तफ़हीम पर बात करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम उन्होंने ये खुतूत लिखे। आप कहेंगे चाय की आदत बजाय खुद एक इल्लत थी, उस पर मज़ीद इल्लत हाय नाफरजाम का इजाफा क्यों किया जाए। ये चाय के साथ जो मौलाना सिगरेट की बात कर रहे थे कि चाय का कप और एक सिगरेट का कश, तो कहते हैं चाय एक खुद इल्लत थी, इसके ऊपर आपने दूसरी इल्लत का इजाफा क्यों किया। इल्लत हाय नाफरजाम, नाफरजाम का मतलब है जिसकी आक़िबत अच्छी ना हो, बेफ़ायदा हो, बेनफ़ा हो। इस तरह के मामलात में इम्तिजाज और तरकीब का तरीका काम में लाना, इल्लतों पर इल्लतें बढ़ाना, गोया हिकायत बादा और तिरियाक को ताज़ा करे। बादा कहते हैं शराब और तिरियाक कहते हैं अफ़ीम को, यानी शराब भी नशावर है और साथ अफ़ीम को भी आप मिला लें तो ये नशे के साथ नशा बढ़ेगा। जैसा कि मौलाना कह रहे हैं कि उन्होंने सिगरेट और साथ जो है कहवा दोनों चीज़ें इकट्ठी कर ली। मैं तस्लीम करूँगा कि ये तमाम खुद साख्ता आदतें बिलाशुबा ज़िंदगी की तलखियों में दाखिल हैं, लेकिन क्या कहूँ, जब कभी मामला के इस पहलू पर गौर किया, तबीयत इस पर मुतमईन ना हो सकी कि ज़िंदगी को गलतियों से यकसर मासूम बना दिया जाए। ऐसा मालूम होता है कि इस रोज़गार ख़राब में ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ गलतियाँ भी ज़रूर करनी चाहिए। हाफिज़ शिराज़ी का एक शेर फ़ारसी में लाते हैं, पीर मा गुफ्त खता दर कलमे सना न रफ्त, पीर मा गुफ्त खता दर कलमे सना न रफ्त, आफरी बर नज़र पाक खता पोशिश बात। कहते हैं कि हमारे शेख ने कहा, पीर मा गुफ्त हमारे शेख ने कहा कि खता दर कलम सना न रफ्त, कुदरत के कलम में कोई खता नहीं हुई है, आफरी बर नज़र पाक खता पोशिश बात। ऐसी नज़र पर जो पाक हो और ख़ता को ढांपने वाली हो, पोशीदा करने वाली हो, उस पर आफरीन है, यानी वो काबिल तहसीन है। गौर कीजिए, वो ज़िंदगी ही क्या हुई जिसके दामन खुश को कोई गलती तर न कर सके, वो चाल ही क्या जो लड़खड़ाहट से यकसर मासूम हो। यहाँ पे बेदिल का एक मिसरा लाते हैं फ़ारसी में, तू वक़त मनाजिल हा मन वजिक लफ्ज़ शिफाए। कहते हैं कि तू है कि मंजिलों पर मंजिलें तय कर रहा है और हम हैं कि हमारा हर कदम लड़खड़ा रहा है, लफ्ज़िश लड़खड़ाना। और फिर अगर गौर व फिक्र का एक कदम और आगे बढ़ाइए तो सारा मामला बिल आखिर वहीं जाकर ख़त्म हो जाएगा जहाँ कभी आरिफ शिराज ने उसे देखा था। हाफिज़ शिराजी कहते हैं, हाफिज़ शिराजी का एक शेर लाया है, बजा के रौनक ई कारखाना कम न शबद, बेजा आ जाओ कि रौनक ई कारखाना, इस कारखाने की, इस दुनिया की रौनक कम न हो जाए, ज़ोद हम चुतुई व बेफिस के हम चुमने। ज़ोहद से, हमारे ज़ोहद से कि जो तेरे जैसा, यानी तेरी तरफ से जो ज़ोहद है उसकी वजह से, या बफिस के हम, या फिस की वजह से जो चुमनी, जो मेरी तरफ से। आओ के दुनिया की रौनकें कम ना हो जाए तो तुम्हारे ज़ोहद या हमारे फिस की वजह से। और अगर पूछिए कि फिर कामरानी अमल का मियार क्या हुआ, अगर ये आलूदगियाँ राह में मुखिल न समझी गई तो इसका जवाब वही है जो उर्फ़ाए तरीक़ ने हमेशा दिया है। क्या जवाब दिया है? हाल ही की एक रुबाई का मिसरा लाते हैं आखिरी, तारके हमाकीर व आशनाए हमाबाश, सबसे आशनाई हासिल करो, वाकफियत सबसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें जो नुकसानदेह हों सिर्फ उनसे वाकफियत की हद तक रहें, और लेकिन उनको तर्क करना है, अपनाना नहीं है। तारके हमाकीर व आशनाए हमाबाश, यानी तर्क व अख्तियार दोनों का नक्श अमल इस तरह एक साथ बिठाइए कि आलूदगियाँ दामन तर करें मगर दामन पकड़ न सकें। इस राह में कांटों का दामन से उलझना मुखिल नहीं होता, दामन गीर होना मुखिल होता है। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप इस डर से हमेशा अपना दामन समेटे रहें कि कहीं भीग ना जाए। भीगता है तो भीगने दीजिए, लेकिन आपके दस्त बाजू में ये ताकत ज़रूर होनी चाहिए
कि जब चाहा इस तरह निचोड़ के रख दिया कि आलूदगी की एक बूंद भी बाकी न रहे। ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर लाते हैं उर्दू में, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। यहाँ कामरानी सूद व ज़िया की काविश में नहीं है, यहाँ कामरानी सूद व ज़िया की काविश में नहीं है, बल्कि सूद व ज़िया से आसूदा हाल रहने में है। ना तो तरदामनी की गरानी महसूस कीजिए, गरानी का मतलब भारीपन होता है। सूद व ज़िया, सूद कहते हैं नफ़े को, ज़िया नुकसान। न खुश्क दामनी की सुबक सरी में, न आलूदा दामनी पर परेशान हाली हो, न पाक दामनी पर सरगरानी। यानी दोनों तरफ से जो है आपकी कोई भी बोझ अपने ऊपर महसूस न करें। एक शेर लाते हैं उर्फी शिराजी का फारसी में, हम समंदर बाश व हम माही कदर इकलीम इश्क। हम समंदर बाश, समंदर एक आतिशी कीड़े कहते हैं, ऐसा कीड़ा जो आग में रहता है। वह हम माही, और माही कहते हैं मछली को। हम समंदर बाश, आतिशी कीड़ा भी बन, वह हम माही, और तुझे मछली जैसा भी होना चाहिए। कदर इकलीम इश्क, वजह क्या बता रहे हैं कि इश्क के मैदान में क्या होता है, रुए दरिया सलसबील पुकार दरिया आतिशस, कि दरिया की पानी का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो चश्मे के ठंडे पानी की तरह होता है, और दरिया की जो गहराई होती है कार दरिया, वो क्या है, उसमें आग होती है। यानी इश्क का जो समंदर है, इश्क का जो मैदान है, उसमें क्या है कि ऊपर सामने ठंडक नज़र आती है, लेकिन अंदर क्या है, आतिश होती है। इसलिए आपको समंदर भी होना चाहिए और आपको माही भी होना चाहिए, मछली। यानी आप दोनों सूरत हाल से निपटने का अपने अंदर हौसला रखते हैं। आपको एक वाक़या सुनाऊं, शायद रिश्ता सुफन की एक गिरह इसमें से खुल जाए। रिश्ता सुफन बात करने का जो ताल्लुक है, गिरह कहते हैं एक गांठ को। 1921 में जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे मालूम था कि कैद खाना में तंबाकू के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। मकान से जब चलने लगा तो टेबल पर सिगरेट केस धरा था। आदत के ज़रिए असर पहले हाथ बढ़ा कि उसे जेब में रख लूँ, फिर सूरत हाल का एहसास हुआ तो रुक गया। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने जो गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया था बाइसरार कहा कि ज़रूर जेब में रख लो। मैंने रख लिया। इसमें 10 सिगरेट थे। एक कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में पिया, दूसरा रास्ता में सुलगाया, 2 साथियों को पेश किए, 6 बाकी रह गए थे कि प्रेसिडेंसी जेल अलीपुर पहुंचा। जेल के दफ्तर से जब अंदर जाने लगा तो ख्याल हुआ इस जेब के वबाल से सुबक जेब होकर अंदर कदम रखूं तो बेहतर है। वबाल का मतलब भारी होना, जो उन्होंने जेब में सिगरेट केस रखा हुआ था। सुबक जेब यानी जेब का हल्का होना। मैंने केस निकाला और माया सिगरेटों के जेलर की नज़र कर दिया, और फिर उस दिन से लेकर 2 बरस तक सिगरेट के जायका से कामोदहन आशना नहीं हुआ। यानी फिर उन्होंने सिगरेट नहीं पिया 2 साल तक, जब तक वो वहाँ पे कैद रहे। साथ ही में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनके पास सिगरेट के ज़ख़ीरे मौजूद रहते थे, और कैद खाना का एहतिसाब आमदन चश्मपोशी करता था। मतलब यह कि जेल के अंदर भी अगर इजाज़त नहीं थी, लेकिन लोग पिया करते थे जो मतलब है अपने ज़राए रखने वाले थे। लेकिन और कैद खाने का जो मुहतसिब था, जो निगरानी करता था इन चीज़ों की, वो आमदन जानबूझकर चश्मपोशी से काम लिया करता था, नज़रअंदाज कर दिया करता था इस चीज़ को। लेकिन कहते हैं कि मैंने जो है उस वक्त भी जो सिगरेट उनसे लेकर नहीं पिया। बाद शुर्बुल जहूद का तरीका काम में लाते थे। शुर्बुल जहूद का मतलब क्या होता है कि खुफिया तौर पर जो है पीना, चुप कर पीना, यानी सामने नहीं पीते, चुप कर पिया करते थे। एक मिसरा लाते हैं शेर का कि शुर्बुल जहूद करते हैं नसरानियों में हम, यानी कि शुर्बुल जहूद यानी यहूदियों का शराब पीने का तरीका, यानी छुप कर खुफिया तौर पर शराब पीना। बादों की जुरत रिंदाना इस कैद बंद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसके लिए फिर एक मिसरा लाए हैं अरबी का, उसमें कहते हैं कि वला तस्किनी सिरन फ़क़द अमकन अल जहर, और तू मुझे चुप के न पिला जबकि वाज़ेह तौर पर पीना यानी सरेआम पीना जो है वो मुमकिन है। शुर्बुल जहूद के बारे में ये कहते हैं कि यहूदी जो है इस्लामी हुकूमत में चूँकि शराब बेचना और जो है बनाना शरअन ममनू था, इसलिए वो क्या है पोशीदा तौर पर क्या है वो यहूदी जो है शराब बनाते और बेचते थे, इसलिए उस शराब को शुर्बुल जहूद कहा जाता है।
बादों की जुरत रिंदाना इस कैद-ओ-बंद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। वला तस्किनी सिरन फ़क़द अमकनल जहर पर अमल करते थे। मुझे ये हाल मालूम था मगर अपने तौबा इस्तिरार पर कभी पशेमान नहीं हुआ। मकसद ये है कि मुझे ये पता था कि कौन छुप कर और कौन जो है ज़ाहिरन पीते हैं, लेकिन मैं जो जिस चीज़ को छोड़ चुका था, तौबा इस्तिरार मजबूरी की हालत में जो उन्होंने सिगरेट को छोड़ा था, कहते हैं कि मैं उस पर पशेमान नहीं हुआ, मुझे कभी नदामत नहीं हुई। कई मरतबा घर से सिगरेट के डिब्बे आए और मैंने दूसरों के हवाले कर दिए कि जब नहीं पीनी है, कायद खाने का दस्तूर या कानून यही है तो कानून को नहीं तोड़ना है। खुशम के तौबा मन निर्ख बादा अर्जा कर। फिर एक फारसी का मिसरा लाया है, मैं खुश हूँ कि तौबा मन कि मेरी जो तौबा है निर्ख बादा अर्जा कर, उसकी वजह से शराब के जो निर्ख है उसकी कीमत जो है वो कम हो गई है, सस्ती हो गई है। सरगुज़श्त का असली वाक़या आप सुनिए। जिस दिन अलसबह मुझे कैद से रिहा किया गया तो कैद खाना के दफ्तर में सुपरिटेंडेंट ने अपना सिगरेट केस निकाला और आज़राए तवाज़ो मुझे भी पेश किया। यकीन कीजिए कि जिस दर्जा के आज़म के साथ 2 साल पहले सिगरेट तर्क किया था उतनी ही दर्जा की आमादगी के साथ ये पेशकश कबूल भी कर ली। न तर्क में देर लगी थी, न अब इख्तियार में झिझक हुई। यानी जब वो सिगरेट जब जेल खाने के अंदर एंटर हो रहे थे तो वहाँ चूँकि सिगरेट पीना ममनू था तो वहाँ उन्होंने सिगरेट हवाले कर दी अपनी जेलर के, और जब वहाँ से रिहा हुए तो अब चूँकि कैद खाने की हदूद से बाहर आ गए थे, जब उस यानी कैद से आज़ाद हो गए थे, लिहाजा उस वक्त उनके लिए सिगरेट पीना दुरुस्त था, तो उन्होंने उसी जेलर ने सिगरेट पेश की तो उन्होंने उनसे ले। ना मारूमी पर मातम हुआ था, ना उसूल पर नशात हुई, यानी ना उसके सिगरेट छोड़ने पर मुझे दुख हुआ था और ना उसके मिलने पर खुशी हुई। तर्क की तलक़ामी ने जो मज़ा दिया था वही अब इख्तियार की हलावत में महसूस होने लगा था, यानी छोड़ने पर भी एक लुत्फ़ हुआ था और वही आप दोबारा सिगरेट पीने पर भी वही मज़ा आने लगा। हलावत का मतलब होता है मिठास का महसूस होना। एक शेर लाया है नज़ीरी नेशपुरी का, हरीफ साफ़ी वदुर्दी न ख़ता जास्त। हरीफ साफ़ी वदुर्दी नई ख़ता जास्त, तमीज़ नाखुश व खुश में कुनी बला जास्त। इसमें वो कहते हैं कि हरीफ साफ़ी कहते हैं साफ़ शराब को, वदुर्दी कहते हैं वो शराब जो मतलब है बची कुची तलछट जो आखिरी पैंदे में रह जाती है उसकी बात कर रहे हैं। ख़ता जास्त, यहाँ पे ये काम ख़ता है कि आप साफ़ और तलछट जो शराब होती है उनके दरमियान में फ़र्क करने लगे और उनके दरमियान में आप जांच परख का काम शुरू कर दें। क्यों? तमीज़ नाखुश और खुश में कुनी बला इंजास्त, इस जगह पर अच्छाई और बुराई की तमीज़ करना, नाखुश और खुश की तमीज़ करना, जहाँ उनके दरमियान फ़र्क करना ये ठीक नहीं है, यहाँ पे यही चीज़ बुरी समझी जाती है। 1921 के बाद फिर 3 मरतबा कैद-ओ-बंद का मरहला पेश आया, लेकिन तर्क की ज़रूरत पेश ना आई क्योंकि सिगरेट के डब्बे मेरे सामान में साथ गए। वो देखे गए मगर रोके नहीं गए। अगर रोके जाते तो फिर क्या है, तर्क कर देते, यानी अगर वहाँ पे पाबंदी होती तो फिर मैं तर्क कर देता, ना पीता। अब कलम की स्याही जवाब देने लगी है इसलिए रुक जाता हूँ। फिर एक खाकानी का एक मिसरा लाया है कि कलम इंजा रसीद सर बशिकस्त, कि यहाँ पे कलम पहुँचा और उसकी सर यानी उसकी नोक जो है बशिकस्त टूट गई। तो ये उसके बाद ख़त को ख़त्म करते हैं और नीचे अपना नाम रखते हैं, लिखते हैं अबुल कलाम। ये चौथा ख़त था जो आज हमने ख़त्म किया है। ये वो ख़त था जो मौलाना ने रेल में बैठ कर लिखा था जिसको पोस्ट नहीं कर सके थे। इसके बाद के जो 5वें ख़त से जो हम शुरू करेंगे वो खतूत जो किला अहमदनगर के अंदर लिखे गए हैं। ये ख़त वो था जो कैद होने से कुछ अर्सा पहले उन्होंने लिखा था, जिसको डाक में भेजने की नौबत नहीं आई थी, भूल गए थे, और ये फिर दोबारा इन खतूत के साथ ही ये ख़त क्या है छपा है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।